15 अगस्त का सूरज जब निकला तो दुनिया को ये पता चला कि रातों रात काबुल पर कब्जे की एक तरीके से तैयारी हुई और काबुल को गिरा लिया गया तालिबान की तरफ से। अभी तक जो नामुमकिन सा दिखाई दे रहा था, लोग उम्मीद कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि यह नामुमकिन ही रहे, लेकिन ये मुमकिन हो गया। तालिबान ने आखिरकार एक बार फिर से अपना झंडा फहरा दिया। कई देश इस बारे में तुरंत सोचने लगे क्या किया जाना चाहिए। कईयों ने अपने दूतावास बंद कर दिए, अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया, लेकिन चीन का, रूस का और पाकिस्तान का दूतावास वहां काम करता रहा, दफ्तर खुले रहे। सबसे पहले कतर ने आधिकारिक मान्यता दी थी तालिबान को। इस लिहाज से कतर वो देश हुआ जिसने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया तालिबान को। अपने यहाँ लेजिटिमेट रिलेशंस के लिए एक मुल्क को आधिकारिक मान्यता दिया जाना, ये सबसे पहले तालिबान को एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर मान्यता देने का काम कतर ने किया। दोहा में इसीलिए उनका दफ्तर खुला। लेकिन तालिबान के साथ अब बाकी मुल्कों के क्या रिलेशंस हैं, ख़ासतौर से जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, वो समझ लेना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले रूस की बात करते हैं। आप जानते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान PDPA, ये 70 के दशक में इस लेफ्ट पार्टी का शासन हुआ करता था अफगानिस्तान में। और जब ये पार्टी कहीं कमज़ोर दिखाई दी तो तब सोवियत संघ USSR उसने अपनी सेनाएं भेज दी थी अफगानिस्तान में, यहाँ की सरकार को, उस लेफ्ट सरकार को बचाने और स्थापित रखने के हिसाब से। और मुजाहिदीनों को ये रास नहीं आया और मुजाहिदीनों की इस भड़कती आग को घी देने का काम किया था अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका और रूस हमेशा एक दूसरे से भिड़ी हुई स्थितियों में कई बार दिखाई दिए हैं और अफगानिस्तान भी उनके लिए अखाड़ा बना है। लिहाजा जब रूस ने PDPA का सपोर्ट किया तो उधर मुजाहिदीनों का सपोर्ट किया था अमेरिका ने। और उन मुजाहिदीनों को जब पाकिस्तान का सहारा मिला तो वो कबीले और वो लड़ाके जो पाकिस्तान के सहारे वाले थे, सपोर्ट वाले थे और एकजुट आ गए थे, उनको तालिबान कहा गया। तो वो तालिबान अब, क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की सीमा चीन से भी लगी हुई है, चीन को इस बात का डर है कि उसका जो शिनजियांग प्रांत है वहाँ उइगर मुसलमानों के संदर्भ में कहीं ये भावनाएं भड़काने वाला ग्रुप साबित ना हो जाए और हमारे लिए लेने के देने ना पड़ जाएं। दूसरा उनका एक एम्बिशन ये भी है कि जो CPEC वो बना रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो उनके वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, वो चाहते हैं कि ये पूरी तरह से सिक्योर हो और अफगानिस्तान में उनके इशारे पर काम करने वाली एक सरकार हो। तालिबान इस लिहाज से उनको अश्योर कर चुका है कि हम अपने यहाँ से आपके यहाँ मदाखलत करने वाली किसी ताकत को सहारा नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। लिहाजा चीन इनको मान्यता देने के लिए आगे आया और जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उन्होंने अपनी तरफ से मान्यता आगे बढ़ा दी, रिकॉग्निशन एक्सटेंड कर दिया। अब इधर पाकिस्तान, आप जानते हैं पाकिस्तान को ये चिंता सता रही है कि एक तो अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार के होते हुए जो भारत का सपोर्ट करती हो, जो कि अशरफ गनी की सरकार थी। आप जानते हैं कि अमीरुल्लाह भी हिंदुस्तान को अपना दोस्त मानते हैं और अफगानिस्तान के ज़्यादातर आवाम भी हिंदुस्तान को अपना दोस्त तस्वुर करती, और ये बात पाकिस्तान को रास नहीं आती। अपने आप को दोनों तरफ से वो सफोकेटेड महसूस कर रहा था। एक तरफ से अफगानिस्तान में भारत की दोस्त एक सरकार और दूसरी तरफ भारत खुद। तो कम से कम एक तरफ से उसको थोड़ा सा एल्बो रूम मिलेगा। वहाँ तालिबान के आ जाने के बाद से वो थोड़ा सा ईजी महसूस करेगा अफगानिस्तान में, क्योंकि वहाँ उसको अब ये लगता है कि अपने इशारे पर वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के ज़रिए काम करा सकता है। हालांकि एक चिंता उसकी लगातार ये बनी हुई है, तालिबान ने कई बार ये कहा है कि वो डूरंड लाइन नहीं मानता। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा
डूरंड लाइन कहलाती है, उसको तालिबान मानता नहीं है। तो कभी भी तालिबान और जिस तरह के दिमाग के लोग हैं तालिबानी, वो कभी भी इसको अमल में लाते हुए पाकिस्तान को अपने में मिलाने की कोशिश भी कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा डर है पाकिस्तान का। लेकिन अभी जो मौजूदा वहाँ के निज़ाम हैं, वहाँ के जो हुक्मरान हैं और वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, वो खैबर पख्तूनख्वा से ही आते हैं, वही उनका गृह राज्य है। खैबर पख्तूनख्वा और अब आसपास के इलाके में हुआ क्या था, जब अमेरिका ने सख्ती करनी शुरू की थी अफ़गानिस्तान में, तो बहुत सारे मुजाहिदीन भाग कर आए थे और वो बॉर्डरिंग एरिया में आकर रहने लगे थे, जो पाकिस्तान का एरिया था, ताकि वहाँ पर वो सुरक्षित रह सकें। और उस समय पाकिस्तान ने इन पर सख्ती करने की कोशिश की, तो कई जगहों पर विद्रोह होने लगा था, जिनमें से स्वात घाटी भी एक है। आर्मी के, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ तक विद्रोह हुआ था, क्योंकि ये विद्रोही स्वभाव के ही हैं, इसलिए अपने ऊपर अंकुश इनको रास नहीं आता, और इसीलिए पाकिस्तान ने उस आग में अपने हाथ भी जलाए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो तालिबान का समर्थक है, लेकिन पाकिस्तान में कई डेडली जो हमले हुए हैं उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ रहा है। और अभी जो बहुत सारे कैदी छूटे हैं, जैसे बगराम की जेल से भी बहुत सारे जो कैदी छोड़े हैं तालिबान ने, उनमें बहुत सारे लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ही हैं। यहाँ तक कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का डेप्यूटी चीफ भी जेल से बाहर आ गया है। और आपको ये मालूम होगा कि मलाला यूसुफजई हो या मिलिट्री स्कूल में छोटे छोटे बच्चों पर हमला करके उनको मौत की नींद सुला देने वाला जो खूंखार, निर्दयी, बगैर दया वाला आतंकवादी ग्रुप है, जिसको बच्चों के ऊपर भी अपनी क्रूरता दिखाने से कोई गुरेज नहीं, वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान इसकी आग में खुद झुलसता रहा है, लिहाजा उसको ये भी उम्मीद है कि तालिबान के ज़रिए वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को साधेगा और कम से कम उस आग से बचेगा। ये इनके स्वार्थ हैं। मैं बता रहा हूँ, वो मुल्क जिन्होंने तुरंत आकर तालिबान को तस्लीम करने का काम किया है। असल में आप ये भी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में गोल्ड का, सिल्वर का, आयरन, कॉपर, इस तरह की जो बहुमूल्य खनिज हैं, बहुमूल्य खनिज संपदा से भरा हुआ है ये इलाका, और चाइना तो एक बड़ा लुटेरा है, लिहाजा इस खनिज संपदा पर भी उसकी निगाह है। रूस ये सोचकर चिंतित है कि अगर चीन बहुत करीब चला गया तालिबान के और इनमें आपस में गहरी छनने लगी, तो चीन तो मेरे इलाकों पर भी कई निगाह रखे हुए है। आपको याद होगा व्लादिवोस्तोक को अपना इलाका बता दिया था कि ये तो एक ज़माने में हमारा हुआ करता था, और चीन तो कभी भी किसी भी हिस्से को अपना बता सकता है। तो रूस की ये चिंता लगातार बनी हुई है, लिहाजा वो चाहता है कि शक्ति का संतुलन बना रहे, और कोई भी बात जो हो रही हो उसमें वो ये देखता है कि अमेरिका के दूसरे तरफ उसको आकर खड़ा होना है, और वो दूसरा तरफ इस समय कौन सा है? यही तालिबान वाला, पाकिस्तान वाला, चीन वाला। लिहाजा रूस वहाँ खड़ा हुआ है, और रूस की निगाहें भी खनिज संपदा पर हैं। भारत इस समय वेट एंड वॉच कर रहा है और ये देख रहा है कि ये लोग जो कठपुतली की तरह अफ़गानिस्तान को नचा रहे हैं, जिसमें से पाकिस्तान एक है, कतर एक है, रूस एक है, चाइना एक है, इनका ये आने वाले दिनों में ये किधर जाते हैं, क्या करते हैं, और अमेरिका के साथ किस तरह के डायनेमिक्स इनके बनते हैं, क्या इक्वेशन बनते हैं, और उस हिसाब से अपना कदम आगे हिंदुस्तान बढ़ाएगा। लेकिन ये तय है कि दुनिया में कहीं भी, यहाँ तक कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारत का रहता है, जवानों के हिसाब से भी। जहाँ कहीं भी दुनिया में अमन चाही जा रही है, वाकई जहाँ शांति की बात होती है और शांति स्थापित करने की कोशिशें होती हैं, हिंदुस्तान का हमेशा सहयोग होता है, और हिंदुस्तान एक बार फिर से वही करेगा। और आप बहुत सारी जगहों पर ऐसे भी जानते हैं जहाँ कंधे पर बंदूक और रॉकेट प्रोपेलर और रॉकेट लॉन्चर रखने वाले कहते हैं कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अमन रहे। जाहिर है ये वैसा ही हो जाता है जैसे कोई सांप ये कहे कि हम चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया से जहर ख़त्म हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान जो कहता है, वो जब शांति की बात करता है तो वो बुद्ध की धरती है, वो महावीर की धरती है, और उसके मुँह से ये शोभा देता है। जहाँ बामियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई हो, वहाँ अब शांति की बातें हो रही हैं, और कई मुल्क कूद कर निकल कर आकर एहतराम करने और तस्लीम करने में लगे हुए हैं। देखते हैं मुस्तकबिल क्या होता है और आने वाला दौर कैसा कैसा मंजर दिखाता है।
आज बातें विशेष में इतना ही। मेरे साथ कैमरे में चेतन हैं और डिजिटल विंग से दिव्या हैं। इन दोनों के साथ मैं भी आज इजाज़त लेता हूँ।